बैक वन अगेन टू जीपेट मेंटर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के सेकंड वीडियो में पॉइजन एक्ट के बारे में। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो मिस कर चुके हैं जिसके अंदर मैंने फुल सिलेबस एनालिसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस विथ रिस्पेक्ट टू पीसीआई एंड जीपेट सिलेबस के बारे में बताया था, तो वो आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर टैब बॉक्स के अंदर जरूर मिल जाएगा। हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है यदि हम किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं, तो वो कुछ चंद बातें ये हैं कि उस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो एक्ट क्यों हमें चाहिए था, नीड ऑफ दिस एक्ट, मतलब हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट क्यों चाहिए था, उस एक्ट के शेड्यूल। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर कोई एक्ट है, यदि मान लीजिए पॉइजन एक्ट है, तो पॉइजन एक्ट के कुछ शेड्यूल्स हो सकते हैं, देन दैट कैन बी नंबर्ड 1 2 3 4 ABCD या फिर 1A 2A 3A ऐसे करके वो नेम हो सकते हैं। तो इंपोर्ट पावर, यहाँ पे तो खासकर इंपोर्ट के ऊपर हमें ध्यान देना था, तो इंपोर्ट पावर मैंने कह दिया, मतलब पावर, इसको आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। आप सभी को पता है कि हमारा जो स्टेट है, जो इंडियन मेन लैंड है, वो दो तरीकों से गवर्न होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर को एक्सरसाइज करके ड्यूटीज लगाते हैं इन सब चीजों पे। अगली चीज जो हमारे पास है वो है वारंट्स। तो वारंट्स कौन इशू करता है और वारंट्स क्यों इशू होते हैं? इफ समवन ब्रेक्स द कोड ऑफ सिविल कोड या फिर इस एक्ट के खिलाफ यदि कोई जाता है तो वारंट्स निकलते हैं, और वारंट्स निकलने के बाद जो अपने एक्ट के खिलाफ जाकर जो काम किया है उसके पेनल्टीज क्या है, ये भी हमें पढ़ने होता है। तो किसी भी एक्ट के अंदर हमें ये 5 या 6 चीजें पढ़नी होती हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये पॉइजन एक्ट कब आया था। पॉइजन एक्ट इनिशियली यदि आप जाने तो हम इसे जानते हैं पॉइजन एक्ट 1919 के द्वारा, जो कि 3 सितंबर को लागू हुआ था। 3 सितंबर को ये लाया गया था। और आप ये बात नहीं जानते होंगे कि ये जो 1919 का जो एक्ट है, ये इनिशियली वाज नोन एज एक्ट ऑफ 1904। ये एक्ट पहले भी आ रखा है। तो इस एक्ट के पहले आने दोबारा क्यों आया? क्योंकि जो एक्ट था इसने इतने लिमिटेड पावर्स दे रखे थे गवर्नमेंट को और मोनार्ची को, क्योंकि उस समय मोनार्की कई ऐसे स्टेट्स थे इंडिया के जिसके अंदर प्रेविलेंट थे, और उन्हें इतने कम पावर दे रखी थी कि ओवर ट्रैफिकिंग ऑफ पॉइजन वाज अ हाईएस्ट कंसर्न फॉर द सिविलियंस ऑफ देयर कंट्री। अब जो पॉइजन एक्ट 1919 आया, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जो कि 1994 की कमियों को पूरे करने चाहिए। तो हमारे पास सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो आ जाता है कि हमें ओवर ट्रैफिकिंग कम करनी होगी। और जो हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्टिव आ जाता है उसके अंदर यह है कि यदि ओवर ट्रैफिकिंग को रोकना है तो हमें पहले कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो टू मेंटेन द कंट्रोल ओवर सेल, ट्रेड एंड पोजेशन ऑफ द पॉइजन। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, किसी भी एक ट्रेंड को सब कोई फॉलो नहीं कर सकता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ ऐसे ट्रेंड थे जो कि द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ने फॉलो नहीं किए थे। तो दिस लॉ वाज लेस एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी भी जस्ट हमने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट किया है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आया था, जो मैं पढ़ना है, नीड ऑफ दिस एक्ट। तो जो सबसे पहला कारण है जिसके कारण हमें ये एक्ट लाना पड़ा था, दैट इज टू रिड्यूस द माल प्रैक्टिस ऑफ पॉइजन। माल प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप इसे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग को विदाउट एनी रीजन, यदि मतलब रीजन के साथ भी आपको नहीं किल करना चाहिए, मतलब बट इफ यू यूज इट टू किल सम पीपल देन इट इज द माल प्रैक्टिस ऑफ पॉइजन। टू अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट। ऐसा कई सारी ऐसी पॉइजन्स हैं जो कि एक्सेसिव अमाउंट में पॉइजन होती हैं और इन लेस अमाउंट दे आर यूज फॉर मेडिकेशन ऑफ पीपल। बट यदि कोई अपने आप को सेल्फ मेडिकेट कर ले जस्ट बिकॉज ही नोज दैट दिस इज used for treatment of this, that doesn't mean that you should use it like that. You should take proper prescription before using these all things. That's why to avoid the self medication for treatment, to avoid any sort of mischief, to provide control medication, यदि कोई भी चीज आपको excessive amount में दी जाएगी तो आप usually उसका use ज्यादा करोगे। तो to control the medication and to prevent the illegal sale of poison, ये तो इसका ऑब्जेक्टिव में ही था, मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट द इलीगल सेल ऑफ द पॉइजन। तो हमने इन दोनों चीजों को पढ़ लिया है। अब शेड्यूल्स की बारी है। तो कोई भी एक्ट के अंदर कितने भी शेड्यूल्स हो सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, जो कि एक्ट के अंदर पहले से लिखे हुए हैं, मतलब हम अलग से शेड्यूल्स को नहीं बना सकते हैं। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है पॉइजन एक्ट का, उसके अंदर पॉइजन लिस्ट दे रखी है। सेकंड शेड्यूल जो है, दिस इज शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 8th, 9th and 10th. 6th and 7th were not important, so they are not written here.
वैसे तो मेरे को फिफ्थ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। जो फर्स्ट शेड्यूल है जो कि पॉइजन लिस्ट होती है, सेकंड शेड्यूल है उसके अंदर आइटम्स आर्टिकल्स एग्जेम्प्टेड अंडर दिस एक्ट, द आर्टिकल्स व्हिच आर कंप्लीटली बैंड अंडर दिस एक्ट आर इन द सेकंड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल सब्सटेंसेस टू बी सोल्ड अपॉन प्रिस्क्रिप्शन, मैंने बताया था ऐसी कई सारी चीजें पॉइजन होती हैं जो कि लार्ज अमाउंट में ली जाए, लेकिन यदि कम अमाउंट में ली जाए तो वो एक प्रॉपर मेडिकेशन किट का काम कर सकती हैं, या फिर एक वुंड या फिर डिजीज को हील कर सकती हैं, आपको हेल्दी बना सकती हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें जो प्रिस्क्रिप्शन पे आपको लेनी होती हैं, जो कि थर्ड शेड्यूल के अंदर दे रखा है। फोर्थ शेड्यूल, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ पॉइजन, यदि कोई एक पर्टिकुलर मेडिकेशन है वो कितने प्रोपोर्शन में, या फिर यदि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो किस प्रोपोर्शन में पॉइजन होता है, ये भी फोर्थ शेड्यूल के अंदर दे रखा है। फिफ्थ शेड्यूल, इंडिकेशन ऑफ एन कैरेक्टर ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल यदि कोई आर्टिकल इंपोर्ट हो रहा है या फिर सेल या रीसेल हो रहा है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हमें पॉइजन एक्ट में पता ये फिफ्थ शेड्यूल में पता चलता है। Eighth schedule, license for import, sale and storage. Not everyone can possess poison. That's why this act was made. And that's why the license are supposed to be given to the people who can keep these kind of substances or articles with them. So license is provided for import, sale and storage of the poison. Ninth, fees. What is the price tag of the poison? ये उस फीस की बात है। और जो 10th और लास्ट शेड्यूल है, लेबलिंग ऑफ द पॉइजन, हाउ डू यू नो दैट सब्सटेंस इज अ पॉइजन, तो बेसिक उसकी लेबलिंग होना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही एक्सरसाइज कर सकती है अपनी पावर्स को, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन इवन और अनइवन हो सकता है। तो यदि यहां बात की जाए इस एक्ट के अंदर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इंपोर्ट पावर्स है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास सेल, पोजेशन एंड रीसेल के पावर्स हैं। तो यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के इंपोर्ट पावर्स को देखें तो इसने कुछ कस्टम बैरियर लगा रखे होते हैं। यहाँ पे कस्टम बैरियर का मतलब ये है कि कोई भी सामान या फिर कोई भी पॉइजन जो कि इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रहा है, तो या तो वो शिपमेंट के थ्रू होगा, दैट इज वाई एयरप्लेन, एंड सेकेंड कार्गो के द्वारा होगा, जो कि अलग अलग सी पोर्ट्स के ऊपर आएंगे। तो कस्टम बैरियर का मतलब ये है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुंबई पोर्ट के ऊपर कस्टम बैरियर लगा रखा है, तो इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ जिस चीज के ऊपर इसने बैरियर लगा रखा है, मतलब मान लीजिए कि सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास इथेनॉल है ये पॉइजन है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जो हमारे पास इथेनॉल है ये कोई पॉइजन है, और इस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए यदि मुंबई पोर्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कस्टम बैरियर लगा दिया है, तो आप इसका इंपोर्ट वहां से नहीं कर सकते हैं। सो द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज दे कैन पुट कस्टम बैरियर ऑन एनी कस्टम गेटवेज that are present in all over Indian mainland. बेसिकली आपको पता चला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कोई रूल्स नहीं बनाए, उसने एक पर्टिकुलर बिट ऑफ पावर के द्वारा अगर कहीं से इंपोर्ट करने देना है तो इंपोर्ट करने देती है, अगर नहीं करने देना है तो नहीं करने देती है। और स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाती है सेल, पोजेशन एंड रीसेल के लिए। तो सबसे पहली बात यह है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पीपल या फिर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ पीपल को कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ आर्टिकल्स, तो मतलब ये है कि सबसे पहले ये समझिए क्लासेस ऑफ पीपल, आर्टिकल्स, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जो क्लासेस ऑफ पीपल है, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल और कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लाइसेंस प्रोवाइड करती है उनके इंपोर्ट के लिए। तो यदि कोई चीज इंपोर्ट हो रही है तो इंपोर्ट वो किसे हो रही है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। सो दैट्स व्हाई दे गिव पीपल लाइसेंस। दूसरा पावर जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है वो है पोजेशन का। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ पॉइजन दैट अ पर्सन कैन स्टोर और सेल और रीसेल, और मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ पॉइजन दैट अ पर्सन कैन हैव इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें फर्दर रीसेल से पहले इंस्पेक्शन करना जरूरी है, सेफ कस्टडी के अंदर, और लेबलिंग ऑफ पॉइजन जरूरी है। ये जितने भी रूल्स हैं, जो ये दोनों रूल्स मैंने आपको बताया, सेफ कस्टडी एंड लेबलिंग, ये दोनों के दोनों ही एक्सरसाइज किया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट। एक और खास बात है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक रजिस्टर मेंटेन करने को बोलती है फॉर द सेल ऑफ ड्रग। सो यदि आप
वो क्लास ऑफ पीपल हैं जिन जो कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स को सेल कर सकते हैं, जिसका लाइसेंस आपके पास है, जिसका पोजीशन आपके पास है, तो आपको एक रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा फॉर द सेल ऑफ पॉइजन। अब स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स का एक बहुत ही आसान सा आपको एग्जांपल देता हूं मैं। अभी मैंने आपको इथेनॉल से मतलब एग्जांपल दिया था, लेकिन अब एक रियल एग्जांपल सुनिए। डोवर्स पाउडर, ये एक पॉइजन है जो कि यूपी के स्टेट में बैंड है, लेकिन यही पॉइजन पंजाब के स्टेट में, जो पंजाब गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं इस एक्ट के अंदर, उसके अंदर यदि आप ये पोजेस किए हुए पाए जाते हैं डोवर्स पाउडर, तो अब पंजाब के अंदर किसी भी तरीके के ऑफेंस में नहीं आते हैं। जबकि आप यूपी के अंदर यदि आप यही डोवर्स पाउडर लेके पाए जाते हैं, तो यू आर अंडर द ऑफेंस ऑफ पोजेशन ऑफ अ पॉइजन। और जो डोवर्स पाउडर है ये 1966 के बाद से 1966 के बाद से पंजाब के अंदर लीगल माना गया, इसका ट्रेड पोजेशन और एवरीथिंग, इट इज नॉट एन ऑफेंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इशू ऑफ वारंट्स। तो इशू ऑफ वारंट्स किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डीएम, एसडीएम या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस वही इशू कर सकते हैं इन वारंट्स को। तो हमने 5 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं जो कि वारंट तक हो जाता है। अब अपने पास लास्ट जो टॉपिक बचता है वो होता है पेनल्टीज। तो यदि आप पोजीशन के अंदर पाए जाते हैं एक पॉइजन के, या फिर उसके सेल या रीसेल में इन्वॉल्व होते हैं, इफ यू आर नॉट द राइट पर्सन टू बी इन्वॉल्व इन दैट, तो यदि आप फर्स्ट टाइम पाए जाते हैं या फिर सेकेंड टाइम, दो चीजें हैं। मतलब मान लीजिए पहली भूल चूक माफ होती है लोगों को, लेकिन यहाँ माफी नहीं है। 500 रुपए तक का जुर्माना और 3 मंथ की जेल, 3 मंथ जेल या फिर इम्प्रिजनमेंट जिसे कहते हैं, वो आपको हो सकती है। लेकिन अगर कंसेक्यूटिव सेकेंड टाइम यदि आप पाए जाते हैं तो 1000 रुपीज एंड 6 मंथ्स ऑफ जेल भी आपको हो सकती है। तो ये रहे इसके कुछ कॉमन पेनल्टीज। यदि हाँ, इस पेनल्टीज के अंदर एक एक्सेप्शन भी है। यदि फॉर एन एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी यदि आप ऐसा कुछ काम कर रहे होते हैं तो आपको रिकंसिडर किया जा सकता है और आप पे ये सब जुर्माने या फिर पेनल्टीज नहीं लगाई जाती। एक बार फिर से जीपैट मेंटोर के साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो यदि आपको इस वीडियो से नॉलेज मिलती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स तक पहुंचाएं जहां आपके फार्मेसी के दोस्त हैं, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।